साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन श्रृंखला में और आज सैटरडे स्पेशल के अंतर्गत एक विशेष क्वेश्चन आवर होने वाला। तो ये सैटरडे को होना था, लेकिन किसी अपरिहार्य निजी कारणों से कल क्लास या कल क्वेश्चन आवर नहीं हो सका था रात्रि 9:30 PM में। इसी के चलते सैटरडे स्पेशल को ही आज संडे के 4 PM क्लास के टाइम पर रखा गया इसको, जिसकी घोषणा मैंने सुबह ही कर दिया था। तो इसको ध्यान रखें। और जो इस सप्ताह मैंने कराया सोमवार से शनिवार तक जो भी करंट अफेयर आपके सामने रखा गया था, उसी से 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मैं उपस्थित हूं आपके सामने। इसको बनाएं और इसी फॉर्मेट पर अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि जो एग्जाम आने वाला है वो सभी एग्जाम में करंट आपके लिए बाधा न बन करके निर्णायक भूमिका में आपका सपोर्ट करे और आसानी से आपका रिजल्ट हो सके। क्योंकि आज समान अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम हो गया है। तो उसी के चलते मैंने ये क्लास शुरू किया था और इसी को और मजबूती देने के लिए क्वेश्चन आवर सैटरडे 9:30 PM में आता है। तो वो तो आता रहेगा, लेकिन कल नहीं हो पाया, इसलिए आज एक क्लास रखा गया है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन करें। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे उतना ही आपके तैयारी को ज्यादा ताकत मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आवर। ये ध्यान रखना है कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल को वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर भी करें, क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार की टीम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर। 11 क्वेश्चन है। कोशिश करें कि 11 में 11 सही हो। अटेम्प्ट न ले अंदाज पर, और इसमें तो निश्चित तौर पर 11 आना चाहिए, चूंकि ये सब कुछ बताया गया और पिछले सप्ताह की बात है। तो कुछ नया मतलब कुछ पुराना चीज नहीं, सब कुछ नया है आपके लिए। तो सब कुछ याद रहना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोविड-19 से पहला आपके लिए कि किस राज्य ने कोविड संक्रमण के कारण राजधानी में एक बार फिर धारा 144 लगा दिया है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उस पर जरूर नजर रखें, क्योंकि कोविड से बहुत सवाल आने वाला एग्जाम में। ऑप्शन में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। किस राज्य ने ऐसा किया? तो ध्यान रखना है कि कोविड संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, मोर्टिलिटी रेट कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर में बहुत ज्यादा संक्रमण देखने को मिल रहा है। और भारत को छोड़ दें तो अमेरिका, स्पेन, इटली में एक बार फिर कोविड-19 का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है। और इसलिए सब लोग डरे हुए हैं कि हो सकता है कि जाड़े के समय में फिर से एक बार कोरोना का प्रभाव पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिले। तो ये ध्यान रखना है। इसी के चलते सरकार या कोई भी संगठन फूक फूक करके कदम रख रही है। तो इसी के तौर पर संक्रमण जब बढ़ने लगा तो एक राज्य ने फिर से धारा 144 लगा दिया अपने राजधानी में, और वो राज्य है केरल। और ये ध्यान रखना कि केरल ही वह राज्य था जहां भारत में पहली बार कोविड का संक्रमण मिला था। और संक्रमण जब फिर से तेज हुआ तो केरल ने तिरुवनंतपुरम में फिर से पूरा अक्टूबर महीने को 144 धारा लगा करके कंट्रोल करने का प्रयास किया। 144 धारा को समझते होंगे कि वैसा धारा है ये जिसके द्वारा आप 5 लोग कहीं भी एकत्रित होकर कोई काम नहीं कर सकते। तो झुंड लगाकर काम नहीं करना, ताकि उस संक्रमण को रोका जा सके। इसीलिए केरल ने ये फैसला लिया फिर से 144 लगाने का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है खेल से, और खेल में आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को T20 में कौन सा स्थान दिया है? तो आईसीसी जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो पूरे क्रिकेट का देख रेख करती है। क्रिकेट का खेल का आयोजन कैसे है, रैंकिंग, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, सब पर नजर रखती है। इसी के कंट्रोल से क्रिकेट मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूरे विश्व में खेला जाता है। तो इस आईसीसी समय समय पर रैंकिंग जारी करती है। और अभी हाल फिलहाल में पिछले सप्ताह महिला क्रिकेट टीमों की रैंकिंग जारी की गई थी। उसमें कह रहा है कि T20 जो मैच होता है 20 ओवर वाला गेम, उसमें भारतीय महिला टीम को कौन सा स्थान दिया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सा? तो ये ध्यान रखना है कि भारत को जो दिया गया T20 में वो तीसरा स्थान दिया गया T20 में, जबकि वनडे में द्वितीय स्थान दिया गया। तो ध्यान रखना है कि T20 में तृतीय स्थान पर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2020 मैच में, जबकि पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। तो ये ध्यान रखना, महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है, पुरुष की नहीं हो रही है।
तो ध्यान रखना है, महिला का जारी हुआ है और महिला में ऑस्ट्रेलियाई टीम नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पर भारत है। जबकि भारत वनडे रैंकिंग में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है और यहां पे ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल सीरीज है, इसको ध्यान रखना। तीसरा, हाल ही में सफल परीक्षण से गुजरने वाला सौर मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर मिसाइल प्रहार कर सकता है। एक मिसाइल का परीक्षण किया गया था पिछले सप्ताह, हमने बताया भी था। और हर सप्ताह में कुछ न कुछ ऐसा सैन्य क्षेत्र से डीआरडीओ के द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि सेना पर बहुत फोकस है। अभी चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति है और इसलिए भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है और इसी के चलते हर दिन कुछ नए तरह के एक्सपेरिमेंट और परीक्षण हो रहे हैं। और उसी तैयारी में सौर मिसाइल का परीक्षण किया गया सफल तरीके से अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से। तो वहां से किया गया था और कहा था कि जो किया गया सौर मिसाइल ये मार कर सकता है। प्रहार कहां कहां करता है? ऑप्शन है हवा से हवा में, सतह से हवा में, सतह से सतह पर या हवा से सतह पर। तो यही मिसाइल का रेंज होता है कि हवा से हवा में मतलब एक फाइटर प्लेन से निकले और दूसरे फाइटर प्लेन को नष्ट कर दे, तो हवा से हवा में हो गया। अगर सतह से हवा मतलब पृथ्वी से छोड़े और किसी प्लेन को जाकर वो ध्वस्त कर दे तो सतह से हवा में हो गया। और पृथ्वी से छोड़े और पृथ्वी पर गिर कर किसको नुकसान पहुंचाए तो सतह से सतह पर हो गया। और किसी प्लेन से छोड़े और लैंड पर गिरकर नुकसान पहुंचाए तो हवा से सतह में हो गया। तो कौन होगा? तो सौर मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। ये ध्यान रखना कि लैंड से चलता है और लैंड पर गिरकर ही किसी को नष्ट कर देता है, जिसकी मारक क्षमता हमने बताया था कि 700 से लेकर 1000 किलोमीटर का रेंज है इसका। इतना दूर तक मार कर सकता है और 200 से 1000 केजी वजन ले जा सकता है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है भारतीय सेना के लिए। तो ध्यान रखना है सौर मिसाइल को। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा सवाल हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बीपीएससी हो जो भी एग्जाम में बैठेंगे, कह विश्व में महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट की संख्या है। हॉट स्पॉट कई बार चर्चा हुआ है, ज्योग्राफी में हुआ है, करंट में हुआ है, साइंस में हुआ है, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, हर जगह हुआ है। तो हॉट स्पॉट समझते हैं क्या होता है हॉट स्पॉट? तो हॉट स्पॉट अत्यधिक जैव विविधता वाला एक जगह होता है, एक ऐसा लोकेशन जहां पर सर्वाधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाएं, पेड़ पौधे पाए जाएं। तो ऐसे लोकेशन को विज्ञान में क्लाइमेट के अंतर्गत इन्वायरमेंट में हॉट स्पॉट कहा जाता है, तप्त स्थल कहते हैं। और पूरा नाम लेंगे तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, पारिस्थितिकी तप्त स्थल। कहा कि इस तरह के हॉट स्पॉट जिसमें जैव विविधता बहुत अधिक, अलग अलग तरह के बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं, ऐसा हॉट स्पॉट दुनिया में कितना है? ऑप्शन है 18, 24, 30, 36। तो आंसर है 36। ये ध्यान रखना। तो 36 हॉट स्पॉट का चुनाव चिन्हित किया गया कि यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा और उसको संरक्षण दिया जाता है कि वहां पर जैव विविधता को बचाया जाए। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि पिछले सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। और विश्व वन्य जीव दिवस के तौर पर ही जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह, विश्व वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया था। उसमें हमने कहा था कि एक तप्त स्थल भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हम ज्योग्राफी में भी चर्चा करते हैं कि ये पर्वत जो है एक हॉट स्पॉट है। पूछा है बीपीएससी में कि इनमें से कौन हॉट स्पॉट है, तो भारत का पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो हॉट स्पॉट की श्रेणी में। यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस जो वन्य जीव सप्ताह मनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच, बड़े पैमाने पर हमने कहा था कि प्लांटेशन किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिद्धों को बचाया जाए। मलचर जो हैं अब गायब हो रहे हैं, गिद्ध कहीं दिखाई नहीं देता है और किसी भी जीव का पृथ्वी पर से गायब हो जाना एक खतरे की घंटी है। जैसे डायनासोर गायब हो गया तो आने वाला समय में चेतावनी नहीं होगी, चेतेंगे नहीं हम लोग, तो हो सकता है मानव भी पृथ्वी पर से समाप्त हो जाए, जिस रोशियों में बढ़ रहा है पृथ्वी। तो इसी के चलते ये हॉट स्पॉट का चुनाव होता है। वन्य जीव सप्ताह विश्व स्तर पर, यह ध्यान रखना, हमने बताया था 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच हर साल मनाया जाता है। और इसी के तौर पर एक न्यूज आया था कि 36 हॉट स्पॉट हैं वर्ल्ड में। आगे चले तो 5वां, हिंद महासागर में निगरानी के लिए इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कार्य करने के लिए समझौता किया है?
तो हमने कहा था कि हिंद महासागर के क्षेत्र में निगरानी करेगा और जितने भी जहाज होंगे उसका ट्रैकिंग करेगा। और ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम दुनिया में पहली बार होगा जो भारत एक देश के साथ मिलकर करने जा रहा है। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। किसके साथ करेगा ये? तो हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी चीजें घटित होगी उसको देखेगा अंतरिक्ष सैटेलाइट से, जिसमें भारत के सैटेलाइट और इन चारों में से एक और देश के सैटेलाइट समूह में काम करेंगे और हर शिप का ट्रैकिंग करेंगे। शिप कहां चल रहा है, कहां जा रहा है, उसका रास्ता किधर है, किधर से किधर गया, सब पर नजर रखा जाएगा। और एक बड़ा काम होगा हिंद महासागर के क्षेत्र में। तो हमने कहा था कि यह काम फ्रांस के साथ मिलकर करने वाला है भारत का इसरो और फ्रांस के स्पेस एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी ये करने वाला था इस काम को। इसरो के साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी जो फ्रांस की संस्था है वो दोनों मिल करके दोनों का सैटेलाइट काम करेगा और हिंद महासागर में एक निगरानी का काम करेगा पूरी तरह से। तो ध्यान रखना है। पांचवा। छठा कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन हैं? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन हम इसलिए दिया मैंने कि जो घटनाएं आसपास घटित होते रहे, कोई शिखर सम्मेलन चल रहा हो, कोई विदेशी भारत आया हुआ या भारत का कोई प्रतिनिधि विदेश दे गया हुआ हो, तो जो घटना आसपास घटित होगा एग्जाम के समय उस चीजों पर नजर रखनी होगी। और ये इसलिए क्वेश्चन आया कि पिछले सप्ताह हमने कहा था कि क्वाड का मीटिंग हुआ है। क्वाड का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। 4 देशों के विदेश मंत्री भाग लिए इस बैठक में। और बैठक कहां हुई थी? तो टोक्यो में हुई थी, हमने बताया था आपको। तो 4 देशों के विदेश मंत्री का नाम यहां दिया गया। उसमें पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? पहला एस जयशंकर, दूसरा मैरिन पाइने, माइक पोम्पियो और तोशिमित्सु मोतेगी। तो जिनको आइडिया होगा, जो करेंट्स पढ़ते होंगे रेगुलर, उनको याद नहीं करना पड़ता, वो नाम से पकड़ लेते हैं कि क्या है। और यही हम कहते हैं कि रटे नहीं, रट करके एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। कितना चीज रटेंगे, इतना अथाह सागर है जीएस में, इस सब को रट करके नहीं रखा जा सकता है। भूलना मानव की प्रकृति है, स्वाभाविक चीज है। हम पढ़ते हैं, भूलते नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे आदमी। भूलना तो चाहिए ही। भूलना एक नेचर का बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। कोई तनाव हो और भूले नहीं तो आदमी तो तनाव में ही जीवन भर रह जाएगा। तो भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और भूलने से आदमी को लाभ मिलता है। तो ये कि पढ़ रहे याद नहीं हो रहा, इसके लिए दबाव में, टेंशन में न रहे। भूलेंगे तभी नया चीज याद होगा, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि पढ़ें आप कंसंट्रेट होकर, और पढ़कर जब कंसंट्रेट होकर पढ़े रहेंगे, याद नहीं भी रहेगा, क्वेश्चन जब सामने आएगा तो आपका माइंड रिकॉल करेगा कि यही आंसर होना चाहिए, आप टिक मार देंगे और सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो यहां कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, मैरिन पाइने, माइक पोम्पियो और तोशिमित्सु। तो हमने कहा क्वाड के ये 4 विदेश मंत्री हैं। तो क्वाड में कौन कौन है? तो एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है, चौथा जापान है। 4 देश मिलकर के समूह बनाया क्वाड। और क्वाड में ये ध्यान रखना, मैरिन पाइने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, माइक पोम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और तोशिमित्सु मोतेगी जापान के विदेश मंत्री हैं। तो सब याद रहता है, जब आप पढ़े रहेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, खुद आपको याद हो जाएगा। आगे चलें तो 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बीसीएएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल डायरेक्टर। किसको बनाया गया? बीसीएस। तो बीसीएस का पहले तो नाम जानना। हमने बताया था पिछले क्लास करंट में सप्ताह जो चला है उसमें, कहते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा परिषद इसको बोलते हैं। तो ब्यूरो बोलते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हमने कहा था कि यह पद वो पद है जिससे भारत में जितने भी वायुयान उड़ते हैं उसका संचालन का जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर होता है। कौन जहाज कैसे चलता है, क्या हो रहा है, उसमें नियम कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा का देख रेख इन्हीं के अंदर होता है, महानिदेशक के अंदर। तो कौन है ये? एम राजेश्वर राव, आसिमा गोयल, शशांक भिंडे या एम ए गणपति? कौन है नए बीसीएएस के महानिदेशक? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि कौन है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर एम ए गणपति, जो पहले
आईपीएस अधिकारी थे 1986 बैच के, इनको हाल फिलहाल में बीसीएएस का महानिदेशक बनाया गया, जबकि चारों की नियुक्ति हुई है पिछले सप्ताह। ये चारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी न किसी पोस्ट पर नियुक्त किया गया है पिछले सप्ताह में। जैसे एम राजेश्वर राव कहां क्या बने हैं पिछले सप्ताह, तो उन्हें बताया था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया इनको, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर पोस्ट अपॉइंट हुआ पिछले सप्ताह में। जबकि आसिमा गोयल, शशांक भिंडे और जयंत वर्मा, 3 लोगों को एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है भारत सरकार ने। तो सब नाम चर्चा में है और उसी में से एक नाम आपसे पूछा गया एम ए गणपति को, तो वो क्या है, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक पोस्ट पर नियुक्त किए गए। आगे चले तो 8वां सवाल बहुत सिंपल, लेकिन ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम, तो सबको आना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां ध्यान दें, 8वां सवाल क्या कह रहा है, तो कहता कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारत के 100 अमीरों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है। तो 100 अमीरों की सूची जारी की गई थी फोर्ब्स द्वारा पिछले सप्ताह, और इसमें दूसरे स्थान पर कौन है ये पूछता। तो 100 में पर पहला स्थान तो सबको याद रहता है, ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर या कोई नहीं। कौन है इसमें दूसरे स्थान पर, पहला सबको याद आता, पहला तो मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर के संपत्ति के साथ ये पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, जिनकी परिसंपत्ति लगभग 25 अरब डॉलर है। तो मुकेश अंबानी से बहुत पीछे, और इनसे भी पीछे ये है शिव नाडर तीसरे स्थान पर। तो शिव नाडर को याद रखना, ये HCL के फाउंडर, HCL जो कंप्यूटर बनाती है उसके मालिक, चेयरमैन, फाउंडर जो कहें तो शिव नाडर, ये तीसरे स्थान पर। तो पहला मुकेश अंबानी, दूसरा गौतम अडानी, तीसरा शिव नाडर, तो ध्यान रखना। आगे चलें तो 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण दिवस नहीं है, पर्यावास दिवस, जो लोगों के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देता है कि हर लोगों को घर होना चाहिए। इसी के तहत भारत में इंदिरा आवास योजना चलाई जाती है। हर देश में ऐसा होता है कि कोई भी हमारे यहाँ का नागरिक बेघर न रहे, खुले छत में न सोना पड़े, एक छत होना चाहिए हर व्यक्ति के रहने के लिए, और इसी के चलते विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। कब मनाते, 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, अक्टूबर का पहला सोमवार, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार जो मनाया गया था 5 अक्टूबर, ये ध्यान रखना। जबकि 5 अक्टूबर को मनाया नहीं जाता है, मनाया इसलिए जाता है कि जो अक्टूबर का पहला सोमवार होगा, अक्टूबर मंथ का जो पहला वीक में पहला मंडे पड़ेगा, उसी दिन विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाए, ये ध्यान रखना। तो पहला क्या आंसर होगा, अक्टूबर का पहला सोमवार। आंसर ये 5 अक्टूबर नहीं करना, क्योंकि इस बार 5 अक्टूबर को इस मंडे पड़ा था और इसलिए 5 अक्टूबर को मनाया गया था। तो आंसर क्या होगा, अक्टूबर का पहला सोमवार जो पड़ेगा वो विश्व पर्यावास दिवस हो। जबकि 9 अक्टूबर को क्या था, 9 अक्टूबर को क्या मनाए थे, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया था, और 9 अक्टूबर से लेकर 15 तक विश्व राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है भारत में। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को हम विश्व पर्यावास दिवस मनाए थे, लेकिन पर्यावास दिवस 8 अक्टूबर के पहले सोमवार को हर साल मनाया जाता है, ध्यान रखना। हम सब चर्चा कर चुके हैं पहले। 10वां सवाल एक रिन्यूएबल एनर्जी से, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछेगा एनर्जी से जो भी क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना। कर भारत में 2022 तक कितना सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है। सोलर एनर्जी एक अच्छी ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, जब तक सूर्य है तब तक आप उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा था कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन जो भी आप यूज कर रहे हैं सब खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि उसके भंडार सीमित है। सूर्य का भंडार असीमित है, वो चमकता रहेगा अरबों साल तक। उसी ऊर्जा को यूज करने की बात भारत कर, और भारत चाहता है कि हम दुनिया में सोलर पावर के रूप में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, भारत में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो। इस पर काम कर रहा है भारत में कौन कौन, तो भारत का मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके अलावा नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया, तीनों मिलकर के एक योजना की शुरुआत किया, और इसके तहत सोलर एनर्जी को बढ़ाने पर जोर हो रहा। और इसकी तरफ 2 लक्ष्य रखा गया, एक लक्ष्य रखा गया 2022 तक और एक लक्ष्य रखा गया 2030 तक, हमने बताया था कैरेट में। तो कह रहा 450 गीगावाट, 175 गीगावाट
200 गीगावाट या 250 गीगावाट, कितना का? तो हमने कहा था कि 2022 तक 175 गीगावाट बनाने की योजना पर काम कर रहा है भारत, जबकि 2030 तक 450 मेगा गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य काम कर रहा। तो ये जो है 2022 तक, जबकि ये जो है ये 2030 का लक्ष्य है कि भारत 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन करने पर जोर दे रहा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा से जब भी सवाल मिले तो उस पर फोकस करना। आगे जो क्वेश्चन है ग्रामा आर्थिक जगत से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2021 में कितना गिरावट का अनुमान लगाया। विश्व बैंक अनुमान लगाया था 2 दिन पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में काफी गिरने वाली है। तो कितना अनुमान लगाया विश्व बैंक ने? ऑप्शन है 5.6%, 7.6%, 9.6%, 4.6%। कितना? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था आंकड़ा कि जीडीपी में बहुत गिरावट आने वाला, और वो गिरावट इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा वही है 9.6% की गिरावट जीडीपी में हो सकती है। भारत के अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचेगा इस कोविड संक्रमण के कारण, चूंकि कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि भारत में 70% कारोबार बंद है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद है, जो कंपनियां काम कर रही थी पूरी तरह से बैठा हुआ है, एजुकेशन सेक्टर बैठा हुआ है, सब कुछ ठप है। और इस स्थिति में निश्चित तौर पर जीडीपी गिरेगा, और ये गिर करके कहां जाएगा? तो 9.6% नीचे आ जाए। तो यही था आज का क्वेश्चन नंबर 10 का दम। 10 का दम था, लेकिन कुछ ज्यादा ही था, 11 था। तो दमखम को चेक करते रहें, अपने आप को स्थिर न रखें। कहता है रोलिंग स्टोन्स नो गैदर मास, मतलब जो पत्थर लुढ़कता रहता उस पर घास नहीं जमता। एक पत्थर जब स्थिर हो जाएगा तो उस पर घास उग जाएगा, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। इसलिए अपने आप को सर्कुलेट करते रहे। जंग वही लगता है जब लोहा स्थिर हो जाता है। लोहा को काम करते रहे, देखते हैं ट्रैक पर जब रेल दौड़ता रहता है तो वही लोहा चमकता है। रेल जब चलना बंद कर दे तो जंग लग जाएगा। और इसी रूप में काम करें, अपने आप को स्थिर न करें, हमेशा एनर्जेटिक रहें, जुनून के साथ काम करते रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आशावान रहें। तो आज इतना ही। आज के सैटरडे स्पेशल में आपको कुछ टॉपिक नहीं है, टॉपिक है लेकिन मैंने तैयार किया, उसको अलग से मैं बताऊंगा किसी दिन, 1-2 दिन के अंदर, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। रात में एक संडे स्पेशल आएगा जिसमें हम बीपीएससी के मेंस और फॉर्म भरने पर बात करेंगे, मटेरियल पर बात करेंगे, नवजीवन कैंपस के नोट्स पर बात करेंगे, बुक्स पर बात करेंगे कि कौन सी तैयारी करनी चाहिए और कैसे हम उसको बहुत आसानी से पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, और ऑप्शनल पेपर कैसे सिलेक्ट किया जाता है। काफी फोन्स कॉल आ चुके हैं, तो उसके चलते हम आज छोटा सा एक क्लास लेंगे रात्रि सेशन में बीपीएससी के फॉर्म भरने पर, उसके मटेरियल्स पर, उसके नोट्स बुक्स पर कैसे काम करना होता है, ये सब बताया जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, जिससे आप पीटी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शाम के क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक बोलिए एक बार सब मिलकर के जय हो मैया की। थैंक यू।